तो वेल फ्रेंड्स, आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि आप पहले का जीरोथ लेक्चर देख कर आए होंगे। अगर आपने अभी तक जीरोथ लेक्चर विजिट नहीं किया है तो आप देख तो सही जगह रहे हैं, बट स्टिल इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं चलने वाला है। मैंने सारा का सारा जो मेन बात है वो जीरोथ लेक्चर में कवर कर दिया है, तो यहाँ पर आई टैप पे टैप करके आप जीरोथ लेक्चर भी देख सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर जो है हमारा ये 1 होने वाला है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड है BME 501 और इसको ही हम कह सकते हैं कि AK ट्यू का ये लेटेस्ट सिलेबस है जो फ्री मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे जगह मैंने यूट्यूब पे देखा सब पेड है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको फ्री प्रोवाइड करा दिया जाए। ये इंजीनियरिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग इसको इग्नोर करना। लिखते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पढ़ने आना है, तो ये सब चीज़ें इग्नोर करना। तो आज का टॉपिक जो है ना हमारा, ये होने वाला है ब्रेक इवन एनालिसिस, और ये यूनिट नंबर 3 में होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि यही जो चीज़ है यही सबसे पहले क्यों ली जा रही है लेक्चर नंबर 1 में। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं बोलूं कि पेपर में इसका वेटेज क्या है, तो अगर आप जाके देखोगे ना तो ये एवरी ईयर रिपीटेटिव क्वेश्चन है। या तो थ्योरी में आता है या ये न्यूमेरिकल में आता है। और कितने नंबर का आता है? मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम आता है ये 9 नंबर का। सबसे ज़्यादा आता है तो 9 का आता है। और अगर कम की बात करूँ तो देखो दो टुकड़े में होता है। एक तो मार्क 2 में आ जाता है, मार्क्स 2 में, एक 7 में आ जाता है। और कभी कभार अगर और अच्छी किस्मत हुई हमारी, यानी पेपर देने जा रहे हैं, तो ये मार्क्स 7 में एक बार और आ जाता है। यानी कि टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे 14 एंड देन 16। ठीक है, टोटल 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन अकेला बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एक बार भी रिपीट नहीं होता है तो 7 मार्क्स में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 7 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 7 मार्क्स में पक्का पक्की पूछा जाएगा। यूनिट 3 का मेन क्वेश्चन है ये ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, इसको बहुत सारे जगह पे एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BEP। सिलेबस में BEP के नाम से भी एक मेंशन है, तो आप कंफ्यूज मत होना, यही होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। यूनिट नंबर 3 में अगर आप जाके देखोगे तो ये टॉपिक आपको ईजिली नीचे के लाइंस में दिख जाएगा। हालांकि जब मैं यूनिट का पूरा वन शॉट लेकर आने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो आपको दिखाई देगा ढंग से ये बहुत अच्छे तरीके से। तो इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा कंप्लीट जो है हमारा कंप्लीट BEP कवर करने वाले हैं। ये कंप्लीट BEP जो है कवर करने वाले हैं। और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, बीटेक में मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अब आए हो 5th सेमेस्टर में तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट न्यू होगा, जो 3rd सेम में आया होगा, उसके लिए ये बेनिफिशियल है। वैसे आपके लिए भी है, रिमेनिंग 4 सेमेस्टर आपके बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम आज का BEP एनालिसिस। BEP एनालिसिस कुछ नहीं है, देखो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को। हालांकि देखो मैं आपको दिखाऊं तो मैंने सारे नोट्स बना के पहले ही रख लिए थे, बट मैंने सोचा कि अब इनको पढ़ने से अच्छा है कि एक बार आप लोगों के साथ पूरा लिख के दिखा दूं। हो सके आपको वीडियो तो साथ में बैठ के खुद भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके फेयर नोट्स आप ही बनाओगे। और उनसे पढ़ते समय जो मज़ा आता है, जो पेपर में मज़ा आता है बैठ के लिखने में, और जो समझ में आता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं यहाँ पे लिखे पढ़े नोट्स के ऊपर गो थ्रू कर दूंगा, तो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और आप भी नोट्स नहीं बनाओगे। तो साथ ही साथ में दोनों चलेंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो वीडियो 2x पे डाल के जल्दी से ख़त्म कर लेना। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डेट इज़ BEP। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस को ही, वैसे इसको एनालिसिस भी कहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस। अब इसमें मेन चीज़ जो थ्योरी पोर्शन पहले हम कंजम करने वाले हैं, सारा थ्योरी चलने वाला है। तो अभी क्या चल रहा है? सिर्फ थ्योरी। थ्योरी क्या है ब्रेक इवन पॉइंट की या ब्रेक इवन एनालिसिस की? तो इसका सबसे पहले मैं बोलूँ तो ये एक रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? पहला तो है हमारा कि हमारी जो एक प्रोडक्शन प्लांट है, मान लो एक प्रोडक्शन प्लांट है। ठीक है, प्रोडक्शन प्लांट है, या फिर यूं कहो कि एक फैक्ट्री है। ठीक है,
उसमें कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट काउंट कर लेनी है। मतलब ये रिलेशनशिप होती है टोटल कॉस्ट की, जो टोटल कॉस्ट लगा प्रोड्यूस करने में, ठीक है, प्रोड्यूस करने में जो भी हमारा टोटल कॉस्ट लगा, उसकी ये क्या होती है, टोटल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप होती है। दूसरा कि टोटल सेलिंग कॉस्ट, टोटल सेलिंग कॉस्ट मतलब जितने में आपने प्रोड्यूस किया उसके बाद वो जितने में बिक गया, ठीक है, तो आपने प्रोड्यूस किया उसके बाद सेल कर दिया, ठीक है, आपने प्रोड्यूस किया उसके बाद सेल कर दिया, तो टोटल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, ये रिलेशनशिप है टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग कॉस्ट। और एक चीज़ और होती है कि आपने कितनी क्वांटिटी यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया है। मतलब आपने 5 पीस बना के बेचा या 200 या 300 या 400, जितना मर्जी उतना आप बेच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करा जाता है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब इंडस्ट्री में इसका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, तो यूज़ बता देता हूँ मैं। यूज़ ऑफ बीईपी, कभी कभार ये क्वेश्चन जो है ना खाली यूज़ ऑफ बीईपी, ठीक है, ये 2 नंबर में आ जाता है, एकेटीयू में, गेट में नहीं आता, एकेटीयू में आ जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट होते हैं इसका। सबसे पहले तो बीईपी का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो बीईपी फाइंड करने के लिए। बीईपी का यूज़ क्यों करते हैं, बीईपी फाइंड करने के लिए, मतलब हमें ये जानना होता है कि किसी ग्राफ में बीईपी है कहाँ। और दूसरा दूसरा जो हम इसको यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डिसीजन रूल में। आप सोचेंगे डिसीजन टूल क्या है, या रूल, टूल या रूल जो भी आपको बोलना हो बोल सकते हो। तो इसका 2 जगह पे यूज़ होता है, आगे डिटेल में फर्दर बात करेंगे इसके बारे में, बट स्टिल अभी आप समझ लो कि बीईपी फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्लांट का, किसी भी प्रोडक्शन प्लांट का हम बीईपी फाइंड करने के लिए बीईपी का यूज़ करते हैं। एंड उस प्रोडक्शन प्लांट में मान के चलो, मैं ऐसा आइडियली बता देता हूँ, ये हमारी बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, किसकी है, बिस्किट की। तो बिस्किट बनाने के हमारे पास 2 मेथड हैं, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 1, ठीक है। हमारे पास 2 मेथड है बिस्किट बनाने के, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 जो है ना वो मैनुअली बनाने का है और 2 ऑटोमेटिक बनाने का है। ये थोड़ा महंगा है, या फिर यूँ कहूँ ये कॉस्टली है, और ये जो है थोड़ी कॉस्ट इसकी कम है, मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। तो हमें जोन सा अच्छा लगेगा वो हम भी, मतलब जिसमें हमें बनाने में कम पैसा लगेगा यानी हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम उसका डिसीजन ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बीईपी का, यानी ब्रेक इवन पॉइंट का हम हेल्प लेके इन दोनों प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को चुन के उससे पूरी की पूरी बिस्किट की फैक्ट्री जो है चला सकते हैं। हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी। बट सबसे मेन चीज़ तो ये है, कभी कभार ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखो मैं लिख देता हूँ, अजप्शंस, ठीक है, यानी बीईपी शुरू करने से पहले कुछ अजप्शंस होते हैं जो 2 नंबर में पक्का पक्की पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखते भी चलना, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा इतना डिटेल्ड में कहीं नहीं मिलने वाला आपको फ्री में, मैं सही बता रहा हूँ, जाके चेक कर लेना। तो ये जो है अजप्शंस 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है एकेटीयू की तरफ से। तो सबसे पहला इसमें अजप्शंस क्या होता है कि पूरी फैक्ट्री में टोटल कॉस्ट जो होती है हमारी, टोटल कॉस्ट जो होती है वो होती है कांस्टेंट, मतलब एकदम फिक्स, ठीक है, फिक्स्ड होती है। ओ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, टोटल कॉस्ट जो होती है ना वो कांस्टेंट तो होती ही है, क्योंकि वो तो टोटल कॉस्ट है, वो कितनी भी हो सकती है। तो ये होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ आपको थोड़ा और डिटेल में। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाती है टोटल कॉस्ट, जो कि कांस्टेंट होती है। बट फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली लाइन क्या है एजप्शन में कि टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की। दूसरी लाइन कहती है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी दूसरी एजप्शन है ये हमारी इस ब्रेक इवन एनालिसिस को करने से पहले, कि हमेशा कांस्टेंट होगी, ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। ग्राफ में ये कहीं पे भी वेरी करती या घटती हुई नहीं दिखाई देगी। अब आप सोचेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो, जैसे कि आपने कोई एक फैक्ट्री खोली है, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वर्कर चाहिए, मशीन चाहिए, ऑयल इक्विपमेंट चाहिए, सारा रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर आप
फैक्ट्री से एक भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, यानी कि आपने एक भी बिस्किट नहीं बनाया, तभी भी बिजली चाहिए, रूम रेंट चाहिए, फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए, वर्कर चाहिए, मशीन चाहिए, ये सारा कॉस्ट तो आपका लग गया ना पहली बार में ही। आपने गाड़ी खरीद ली है और गाड़ी चलाई नहीं है, बट गाड़ी खरीदने की कॉस्ट क्या थी? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक, मतलब कि आपने यूज़ नहीं किया तो भी उतना अमाउंट लगना ही लगना है। आप उसका कुछ भी यूज़ नहीं करो तो भी अमाउंट जो है ना वो लगेगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, उनसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट 2 था, ये पॉइंट 3 हो जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट समझना, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है कि आप कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि आप प्रोडक्ट जो है उसका कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट उसी के हिसाब से होती है। आप अगर ज़्यादा करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, यानी यूँ कहूँ कि अगर आपने 200 बाइक बनाई किसी फैक्ट्री में तो कम पैसे में बनी, अगर आपने 1000 बाइक बनाई तो वो और ज़्यादा पैसों में बनी, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके? विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना अमाउंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विथ ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के, कि आप कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर अब एक चौथा एजप्शन ये है कि सेलिंग पॉइंट जो होती है, यानी इसका जो सेल पर यूनिट कॉस्ट जो निकल कर आती है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होती है। मतलब मैं बता रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ एक बार, मैं ढंग से समझाऊंगा आपको। ये 4-5 एजप्शन है, 2 नंबर में पूछ ली जाती है कि बीईपी की एजप्शंस क्या होती है 2 नंबर में। तो जो सेलिंग कॉस्ट है, अगर आप हिंदी में समझोगे और देन इंग्लिश में बना के लिखने की कोशिश भी करोगे तो बहुत सही है, क्योंकि सारी ही ईजी है। जैसे सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, हमारी सेलिंग पर यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखा पड़ा, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग कॉस्ट, मान लो एक बिस्किट आप 5 रुपये में बेच रहे थे, ठीक है, दुकानदार मतलब थोक में जा रही थी आपकी बिस्किट, जितने भी अमाउंट में जा रही थी, तो अगर कोई आता है आदमी और कहता है कि मैं 500 बंडल खरीद रहा हूँ या 500 पैकेट खरीद रहा हूँ, तो मेरे को कितना % डिस्काउंट मिलेगा? हम मान के चल रहे हैं कि सब कॉन्स्टेंट है, 500 खरीदने के बाद भी हमने उसको उतने ही रुपये का दिया जितना हमारा पर पीस जा रहा था, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी हर एक यूनिट की, यानी हर एक पीस की हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, चाहे कोई भी कंडीशन, जैसे कोई रिलेशनशिप में आ जाता है चाचा मामा ताऊ का लड़का, और या रिलेशनशिप में कोई दूसरा आदमी, तो उसके लिए कुछ एडवांटेज दे देते हैं, छूट दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम नहीं मान के चल रहे हैं कि हमने कभी भी 1 रुपये भी कम किया है किसी भी पीस में, वो कांस्टेंट मानी है हमने, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, 5 पीस 10 पीस 100 पीस थोक में जितना भी हमारा प्रोड्यूस हुआ है, वो सारा का सारा बेचा जाना चाहिए। ऑल विल बी सोल्ड, यानी हमने अपने उसमें बचा के कुछ नहीं रखा है घर ले जाने के लिए या किसी को फ्री में देने के लिए, कुछ नहीं है, जितना बचा वो सारा का सारा बिक जाएगा। देन लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल एक एजप्शन तो है जो मान के चलते हैं हम, कि प्लांट जो है ना पूरा का पूरा, जो भी फैक्ट्री हमारी वो डील्स कर रही होगी एक टाइम पे एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन पे, ठीक है। प्लांट डील्स विथ ओनली वन प्रोडक्ट प्रोडक्शन, मतलब कि एक टाइम पे एक प्लांट सिर्फ एक ही चीज़ की प्रोडक्शन कर रही होगी, या तो बाइक की या तो कार की, जिस भी सामान की होगी, तो वो सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री है उसके अंदर दूध का काम भी चल रहा है, बिस्किट का काम भी चल रहा है, बाइक भी बन रही है, कार भी बन रही है, मल्टीपल कॉपरेशन है, तो वहाँ की बीईपी और ख़तरनाक हो जाती है निकालनी, सबके लिए अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो उतना हाई लेवल का क्वेश्चन गेट में आता है, इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप बेफिक्र रहना इस चीज़ से। तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको एजप्शन तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। अगर आपको एजप्शन समझ में आ गया तो एक बार रिपीट कर लेना, याद कर लेना, इसको समझ लेना, क्योंकि एजप्शन ही आपको क्या करेगा, 2 नंबर दिलाएगा अगर पेपर में आता है तो। क्योंकि एजप्शन आने के बहुत चांसेस होते हैं कि एजप्शन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एजप्शन आता है, तो आप एक बार ज़रूर से गो थ्रू कर लेना। एंड अब यहाँ पर ना 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं ये बहुत सारे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल
अच्छा दिख नहीं रहा आप लोगों को, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ अब सही है। ऑल इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना, समझना, एंड ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके एक बार 2 बार देख लेना, बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में बताया मैंने। तो सबसे पहला जो आता है हमारा, डेट इज़ टोटल कॉस्ट। अब मैं सारे कॉस्ट की बात करने वाला हूँ, जो भी आपने पीछे देखा इन सारे कॉस्ट की बात होने वाली है डिटेल्ड में। ये 2-2 नंबर में अलग अलग तरीके से पूछ लिया है। टोटल कॉस्ट जो होता है ना, वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो आप यूज़ नहीं भी कर रहे हो वो कॉस्ट, प्लस में वेरिएबल की आपने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है प्रोडक्शन से, ठीक है। तो अब पहले इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो आप जोन सा पहले पढ़ना चाहें तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट पहले ले लेता हूँ। वैसे सारे कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका इंडिविजुअल नाम लेके पेपर में आ जाते हैं। सर टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल कॉस्ट, या फिर वीईपी में टोटल कॉस्ट क्या होता है। सिमिलरली वो फिक्स्ड कॉस्ट भी पूछ सकता है, सिमिलरली वो वेरिएबल कॉस्ट भी पूछ सकता है। तो अगर आपको मैं ग्राफ की वजह से समझाऊँ तो और डिटेल में समझ में आएगा, बट स्टिल पहले आप ये देख लो कि फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन तो खैर कुछ है नहीं, वो कॉस्ट जो हर जगह कांस्टेंट होता है। आप लिख सकते हो, बना के भी लिख सकते हो। वैसे मैं एक की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सबकी नहीं लिखूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कोस्ट दैट फिक्स्ड एट ऑल पॉइंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट वाली कॉस्ट है जो पूरी ड्यूरिंग प्रोडक्शन में फिक्स्ड होती है। बट ये बात आप अपनी तरफ से हर किसी को बना के लिख सकते हो, ये बात मेन नहीं थी। बात जो है ग्राफ आपको ध्यान रखना है सबका। एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल चाहो तो सबका लिख देना क्योंकि नंबर इंक्रीज होती है। और 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो पक्का पक्की लिख ही देना। 7 नंबर में आता है सारा की कॉस्ट समझाओ, तो एग्जाम्पल ना भी लिखोगे तो चल जाएगा, पर डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो इसमें आती है हमारी मशीन कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिक बिल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और सैलरी हो गई वर्कर कीज़, ठीक। तो आप जितना दिमाग में आ रहा है आपको, जो हमने एक भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया पर जितना पैसा हमारा लग चुका मशीन खड़ी करने में या प्रोडक्शन प्लांट बनाने में, तो वो सारा का सारा पैसा फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जुड़ जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट मैं कर रहा हूँ, इस ग्राफ को ध्यान से देखना क्योंकि यही मेन है। और बीईपी में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मैं बोलूँ कि कुछ है तो वो ग्राफ ही है। अगर आपने ग्राफ ढंग से नहीं समझा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आंख खोल के ढंग से देख लेना। इधर हम ले रहे हैं वॉल्यूम, और कुछ जगह पे क्वांटिटी भी लिखी होती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, वॉल्यूम क्वांटिटी वो है जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके निकाल रहे हैं फैक्ट्री से, ठीक है। और ये हो गई हमारी कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट हमारी आ रही है ऊपर की तरफ कॉस्ट, और वॉल्यूम क्वांटिटी की तरफ ये हो गई हमारी वॉल्यूम और क्वांटिटी। तो इसमें एक कांस्टेंट लाइन जाती है, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ कॉस्ट जितनी दिख रही है आपको, ये फिक्स है, पहले भी इतनी, बाद भी इतनी, बाद में भी इतनी। तो ये होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। वो कितनी भी हो सकती है बट एकदम कांस्टेंट लाइन जाती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देन हम आगे चलते हैं और बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। ये सारे कॉस्ट के डायग्राम्स बिल्कुल ढंग से याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एकेटीयू में यही पूछा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट वेरीज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप खुद बना के लिख सकते हो। सिमिलरली मैं कहूँ तो कुछ नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना, ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो वॉल्यूम के। आप जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अगर आप ये एक डायग्राम छोटा सा, मतलब आप ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ बना के लिख देते तो इसके भी एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। अब इसका जो मेन चीज़ है, मैंने कहा सबके ग्राफ मेन है, तो ग्राफ ढंग से देखना। इसका ग्राफ भी ईजी सा ही है, धीरे धीरे ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। अगर आप आगे वाला नहीं समझोगे तो पीछे वाला समझने में भी दिक्कत होगी, मतलब जो इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो देखो ये इधर कुछ नहीं है, इधर वॉल्यूम है, क्वांटिटी भी एक बार और लिख देता हूँ, फिर बाद में सिर्फ क्वांटिटी लिखूंगा। तो इधर हो गया क्वांटिटी एंड वॉल्यूम जो समझना है आपको, एंड देन इधर हो जाएगा हमारा कॉस्ट, ठीक है।
तो इसके बीच में एकदम सीधी लाइन जाएगी, दैट्स इट, ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। यानी आप जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतनी कॉस्ट वेरी करती जाएगी। मान लो यहाँ पर आपको चेक करना है, तो आप इतना वॉल्यूम बढ़ा चुके, मान लो 500 पीस बन गए इधर, तो इधर भी कॉस्ट कुछ आ जाएगी, डेट इज़ एक्स अमाउंट में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि बना के दिखाना नहीं है, डायग्राम सिर्फ इतना ही बना देना, बेसिकली बहुत नीडेड रहेगा कि इधर हो गई वॉल्यूम, इधर हो गई कॉस्ट, एंड देन ये जो जा रही है ये वॉल्यूम कॉस्ट, वो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आप इतना भी डायग्राम बना दोगे तो ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना डायग्राम बनाते समय कि जो लाइन है ना, इस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए, ये वाली लाइन। अगर ये लाइन इसके बाहर चली गई तो डायग्राम में कुछ एरर्स मान के एग्जामिनर काट सकता है। ठीक है, पर वेरिएबल कॉस्ट में एक चीज़ और होती है, क्या होती है मैं बताता हूँ अभी आपको। अब वेरिएबल कॉस्ट कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर आता है, इसी जगह पे बताऊँ, थोड़ा सा अलग कर लूँ, चलो एक पेज और ले लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट समझाने के लिए। वेरिएबल कॉस्ट समझना आप, अब वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा होगा आपको ईजिली, वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक लेकर आता हूँ। मान लो कोई कंपनी है, मतलब कोई कंपनी क्या, कोई फैक्ट्री है। ठीक है, ये फैक्ट्री हो गई हमारी, ये 500 पीस प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये 500 पीस प्रोड्यूस कर रही है हमारी फैक्ट्री। ठीक है, और ये एक पीस जो है ना वो 50 रुपये मान लो इंडियन करेंसी आरएस में बेच रही है। 50 में एक पीस बेच रही है इसकी, और 500 पीस ये प्रोड्यूस कर रही है। तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे इसका, कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो सकता है। समझने की कोशिश करना कि अगर एक सामान 50 रुपये का बिक रहा है और 500 निकाल रही है, तो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, वो आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 500, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट 500 थे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 50। हमने वेरिएबल कॉस्ट ही क्यों निकाला, इसका फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं निकाला, इसलिए क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, जीरो अमाउंट, तो इससे पहले जो निकलता वो फिक्स्ड कॉस्ट निकलता। पर फिक्स्ड कॉस्ट की अभी हम बात नहीं करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट 99% क्वेश्चन में गिवन होता है, 1% वाले क्वेश्चनों में खुद निकालना होता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें दिमाग लगा के देखना है कि वैसे टोटल ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, पर वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी आउटपुट टोटल निकल रही है वो कितने निकलेगी, पीस जितने थे मल्टीप्लाई बाय एक पीस का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, और ये फॉर्मूला मेन भी है, आगे बहुत काम आएगा आपके। फॉर्मूला क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है एक्स अमाउंट ऑफ पीस, मतलब जैसा भी आपने देखा ना कि 500 पीस हमने जनरेट किए, तो एक्स अमाउंट ऑफ पीस मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक पीस का टोटल कॉस्ट, मतलब एक पीस कितने कॉस्ट में जा रहा है, देन मल्टीप्लाई बाय टोटल सामान जो हमने बनाया है, एक्स अमाउंट हमने क्वांटिटी, एक्स अमाउंट क्वांटिटी कह लो, हमने बनाया है। तो ये हो जाती है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ब्रेक इवन एनालिसिस में, तो सिर्फ इस फॉर्मूले को पढ़ लेना, 2-3 नंबर तो इसी के मिल जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले बहुत मेन है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के आगे हम चलने वाले हैं अब थोड़े से बड़े कॉस्ट के ऊपर, टोटल कॉस्ट के ऊपर। अभी तक तो मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके एक बार रिवाइज कर लेना पीछे का सब कुछ, कुछ भी भूलना नहीं है, सब 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड कॉस्ट जो है हमारी, डेट इज थर्ड कॉस्ट जो हमारी वो है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है समझना। टोटल कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट मैंने पहले ही बताया था कि ये कुछ नहीं होती, एडिशन होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको, बट मेन बात यह है कि हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी देख लिया क्या होती है, और वेरिएबल कॉस्ट भी देख लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के बेस पे समझाने की कोशिश करता हूँ, होप सब समझ में भी आ जाएगा। अब एग्जांपल क्या है देखो, कि फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि एक फैक्ट्री, ये जो इनिशियल कॉस्ट आई हमारी, हमने एक भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया इस फैक्ट्री को सेटअप करने में, तो वो जो कॉस्ट आई उसको मान लिया हमने फिक्स्ड कॉस्ट, एंड देन इसमें से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू किया
तो जो अमाउंट आई उसको मान लिया हमने वेरिएबल कॉस्ट। तो कुछ नहीं करना, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, इसे कुछ छेड़खानी नहीं है। और वेरिएबल को इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये दोनों के दोनों होते हैं टोटल कॉस्ट। यही था बेसिकली टोटल कॉस्ट। तो कुछ नहीं करना था, खाली आपको दोनों को ऐड कर देना था। तो इसका एक फॉर्मूला भी निकल कर आ जाता है। फॉर्मूला क्या आएगा, आप खुद भी सोच सकते हैं कि टोटल कॉस्ट जो फैक्ट्री की आ रही है वो तो ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो हो गई हमारी, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो हमने कैसे निकाली थी अभी, वो हमने ऐसे ही तो निकाली थी कि एक्स अमाउंट में जो हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी मल्टीप्लाई करा दी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट कॉस्ट के साथ। यही तो थी हमारी, यही तो थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना का बिक रहा है मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है जो फैक्ट्री है। तो टोटल कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है, ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। अगर मैंने पहले भी कहा था, आप पीछे समझते हुए आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो फटाक से पीछे से जाके देख लो, क्योंकि आगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप नहीं समझ रहे हो तो। ध्यान देना और साथ ही साथ में उतारते हुए भी चलो तो बोर फील नहीं होगा। 2x पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेने लेना इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का, जो आपको बहुत काम आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट के ग्राफ की। ठीक है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ तो वैसे इजी है अगर आपको फिक्स्ड और वेरिएबल का समझ में आ गया तो। हाँ, आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। वॉल्यूम है एंड देन ये कॉस्ट है, अब तो धीरे धीरे आपको भी याद हो गया होगा। तो देखो इसमें जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो चेंज नहीं होगा किसी भी सूरत में, तो ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। अगर थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई तो अपना स्केल से खींचना और लाइन बिल्कुल सीधी बनाना, फिक्स्ड कॉस्ट एकदम सीधी जाएगी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि जीरो अमाउंट हमने मान लो कि 0 यूनिट सेल करी है हमने, मतलब अभी तक एक भी यूनिट बनाई नहीं। देखो ऊपर आओ, हमने अभी तक एक भी यूनिट नहीं बनाई, तो बेचने की यूनिट में से 0 मल्टीप्लाई भी करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी जाएगी, 0। यानी हमने एक भी यूनिट नहीं बनाई, एक भी क्वांटिटी, एक भी पीस नहीं बनाई, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी मिलनी है, 0 मिलनी है। तो ग्राफ में जो ये लाइन है कहाँ से शुरू हो सकती है, सबसे कम कब है, 0 पे, और सबसे ज़्यादा तो कभी भी हो सकती है। तो डैट मीन्स ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ जाए और वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ जाए। कैसे, अब देखो यहाँ से अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, तो जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो ही आ जाएगी टोटल कॉस्ट। कैसे आएगी, अब मैं समझाता हूं आपको, समझना। आइडियली केस पे मानो कि ये जो हमारा है ये टोटल पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर इतना मान लो आप, ये कितना है हमारा फिक्स कॉस्ट, दिख रहा है साफ साफ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट। और इसको इसको इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, इन दोनों, ओ वेरिएबल कॉस्ट यहीं तक है, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, इतना खाली वेरिएबल कॉस्ट है, इतना फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, और इस टोटल को देखोगे तो आप ये क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि टोटल कॉस्ट कुछ नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट उसके ऊपर की होती है। टोटल कॉस्ट यहाँ से ले लोगे तो इसमें फिक्स्ड भी जुड़ जाएगा एंड ऊपर वाला सारा वेरिएबल भी जुड़ जाएगा, ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम होता है हमारा किसका, टोटल कॉस्ट का। अब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या मतलब हमने कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस किया है, तो ये हो गई टोटल कॉस्ट। आपने सारा कुछ सीख लिया है, टोटल भी सीख लिया, टोटल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, और साथ ही साथ में आपने सीख लिया कौन सा वाला कॉस्ट, एक और सीखा है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट आप सीख चुके हो। अब बात करते हैं हम आगे 4th नंबर के कॉस्ट की। देखो सारे कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कोई भी कभी भी पूछ लिया जाता है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये आ सकता है वो आ सकता है, सारे ही आते हैं। आगे बात हो रही है, इसके आगे हम बात करेंगे सेलिंग कॉस्ट की। किसकी, टोटल कॉस्ट हो गया, अब हम बात करेंगे सेलिंग कॉस्ट की। ऐसे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखना आप, क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मेन है। अब बात करते हैं हम सेलिंग कॉस्ट की। सेलिंग कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो आप सेल कर रहे हो
सेल क्या कर रहे हो, कितने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सेल करी जा रही है मार्केट के अंदर, आपने बना के घर में मतलब फैक्ट्री में रख लिया है, अब फैक्ट्री से उसको जो है क्या करना है, सोल्ड करना है, बाहर की तरफ भेजना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना भूल गया मैं बीच में, चलो आगे बता देते हैं। तो कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके काम आएंगे, तो वही मैं खोज रहा हूँ कि कहीं बीच में कुछ छूट ना जाए बताते समय। वैसे तो सब कुछ डिटेल में ही चल रहा है। टोटल कॉस्ट हो गया अपना, हाँ सेलिंग कॉस्ट बता देते हैं। सेलिंग कॉस्ट में देखो क्या करना है, टोटल सेलिंग कॉस्ट अलग होती है और सेलिंग कॉस्ट अलग होती है, समझने की कोशिश करना। टोटल सेलिंग कॉस्ट अलग होती है, सेलिंग कॉस्ट अलग होती है। अब समझो, सेलिंग कॉस्ट मैं समझाता हूँ ऐसे कि सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट एक होती है सिर्फ टोटल सेलिंग कॉस्ट। दो कॉस्ट होती है सेलिंग कॉस्ट के अंदर भी, दो कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, टोटल सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है यानी कि आपका पर पीस का कॉस्ट, ठीक है, पर पीस का कॉस्ट यानी एक पीस कितने रुपए में, एक पीस कितने रुपए में आप बेच रहे हो। और टोटल कॉलिंग सेलिंग कॉस्ट जो होती है ये होती है कि टोटल प्रोडक्शन जो है सोल्ड करने के बाद कॉस्ट जो निकलती है हमारी, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन जो आपने बनाया था सारा ही सोल्ड कर दिया तो कितनी कॉस्ट आई निकल के, वो होती है टोटल सेलिंग कॉस्ट। अब समझने की कोशिश करना कि टोटल सेलिंग कॉस्ट क्या हो सकती है। टोटल सेलिंग कॉस्ट ये होती है, देखो टोटल सेलिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी किसके, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट जो आपको पूरा प्रोडक्शन बनाने तक लगी है, ठीक है। देखो थोड़े पेजेस साइड कर लेते हैं, देन दिखाते हैं आपको। ये टोटल कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट आपको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल कॉस्ट में आपकी पूरी कंपनी जो थी मतलब फैक्ट्री थी वो बन के तैयार हो गई है, इतने सारे प्रोडक्ट बना लिए हैं इसने। एंड अब टोटल कॉस्ट हो गया है, अब सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट यानी टोटल सेलिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट कितना, इतना तो पैसा आपको बनाने में ही लग गया, इतना आप बेच रहे हो सामान को तो इतना पैसा तो आपको बनाने में लगा है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और उसके ऊपर से जो आमदनी आ रही है तो वो है प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एज आई थिंक सो। आप टोटल कॉस्ट को चाहो तो फिर फॉर्मूले में तोड़ सकते हो कि फिक्स पॉइंट प्लस में एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और प्लस में प्रॉफिट, तो ये हो जाएगी टोटल सेलिंग कॉस्ट की। एक फॉर्मूला तो ये है टोटल सेलिंग कॉस्ट का, ऊपर के इक्वेशन से ही लेकर आया हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है। बट हाँ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, मैंने पहले भी कहा आप लोगों से, अभी भी कह रहा हूँ। और एक फॉर्मूला और होता है, वो कैसे होता है, वो सिंपल है वेरिएबल कॉस्ट की तरह, उसे आप इजीली समझ जाओगे। देखो वो कैसे होता है, तो वो होता ऐसे है कि हमने सेलिंग कॉस्ट लिया, अब सेलिंग कॉस्ट जो है वो सिंपली बराबर हो जाएगा, टोटल सेलिंग कॉस्ट बोल लेते हैं कि एक्स अमाउंट क्वांटिटी सेल करी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, कि एक यूनिट का कितना पैसे में आपने बेचा, टोटल कितने सामान बेचे, तो ये भी होता है टोटल सेलिंग कॉस्ट ही, ठीक है। ऐसे भी एक फॉर्मूला होता है, कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। टोटल सेलिंग कॉस्ट ये होता है कि कितने सामान आपने बेचे और एक की कितनी वैल्यू थी, तो टोटल सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो इसमें जो आएगा इसमें प्रॉफिट ऐड आता है, इस वाले टोटल सेलिंग कॉस्ट में जो आंसर आएगा उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, ठीक है। उसको आप आगे बता दूंगा वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो डैट इज टोटल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है ना टोटल सेलिंग कॉस्ट समझने के बाद अब हम चलेंगे, सारे कॉस्ट खत्म हो गए जितने भी कॉस्ट है, अब हम चलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, जो टॉपिक था हमारा वहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से। अब तक जितने क्वेश्चन थे ना वो सारे के सारे ब्रेक इवन पॉइंट या बीईपी पॉइंट, BEE पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगता, एंड देन ये आता है 7 मार्क्स में।
ठीक है, तो ये 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ये हम अब डील करेंगे, तो शुरू करते हैं।